बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए रसायन विज्ञान। तीसरा चैप्टर हम कर चुके हैं, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो आधार रहेगा, जो आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक का, वो क्या था? तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे थे, जितने भी फैक्ट हमने देखे थे, जितने भी हमने वहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली जो देखी थी, ठीक है, जो कि आपको बड़ी बड़ी लग रही थी कि सर इतनी बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इतना बड़ा पढ़ाया है, ठीक है, विद्युत ऋणता की बात करें तो उसके भी 3 लेक्चर्स हैं। क्या ये सब एग्जाम में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। यदि थर्ड चैप्टर की दृष्टि से देखा जाएगा तो वह एग्जाम में आएंगे, लेकिन यदि केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए क्या पूरी की पूरी केमिस्ट्री में उन चीज़ों का क्या महत्व है, तो वो क्या होंगी? जो रासायनिक आबंधन आज हम पढ़ने वाले हैं, रासायनिक आबंधन में वो छोटी छोटी स्टेप्स होंगी, ठीक है। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता आपने पढ़ा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता आपने पढ़ा था, ठीक है। इनके बारे में यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे रासायनिक आबंधन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार ट्रेंड बता दूंगा कि किस हिसाब से ये आवर्त में बढ़ते घटते हैं और किस हिसाब से ये वर्ग में घटते बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है यार? रासायनिक आबंधन। बोले तो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से एक बात पता होनी चाहिए कि सर बॉन्डिंग तो होती है जब कोई 2 एटम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताइएगा कि मान लीजिए 2 एटम इस प्रकार से हैं, ठीक है, नाभिक यहाँ पर है, एक एटम दूसरा ये रहा और उसका नाभिक ये रहा। अच्छा, नाभिक में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो धनावेश रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे? प्लस हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? तो आप बोलेंगे गुरुदेव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर चक्कर काटेंगे, ठीक है, इस जगह मान लीजिए, यहाँ पे इस जगह मान लीजिए। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सर एक तो आकर्षण होता है और एक प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक और चीज़ पता है कि सर जब प्लस और माइनस मिलते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस को देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर है बात भाई? अच्छा, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है, इस जगह पे दोनों कंडीशन में क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होता है। आप मुझे एक बात बताइएगा कि यदि यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे इन दोनों एटम्स में मैं देखना चाहूँगा, तो इन दोनों एटम्स में आपको एक बात नजर आएगी कि सर जो ये इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले परमाणु का, जो दूसरे वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो किससे आकर्षित होगा? तो आप बोलेंगे सर ये पहले वाले परमाणु का जो नाभिक है उससे ये आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यार वो ऋणावेश यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं नाभिक की, तो नाभिक क्या धारण किया हुआ है? नाभिक यहाँ पे धनावेश धारण किया हुआ है, यानी मान के चलो धनावेशित गोला है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन किससे यहाँ पे आकर्षित होगा? इसके इससे। अच्छा सर एक बात बताइएगा, यदि हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में तो क्या होता है कि अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि आकर्षण होना चाहिए, रिपल्शन वहां पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि बॉन्डिंग के लिए खास बात यह है कि सर बॉन्डिंग यदि होगी तो वहां पे एक बात हमें देखने को मिलेगी, वो क्या होगी कि सर जो आकर्षण रहेगा, यानी कि जो अट्रैक्शन रहेगा, वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे भाई? प्रतिकर्षण से। ये हमारे बॉन्डिंग का बेसिक है। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको यह बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि जब तक आकर्षण ज्यादा नहीं होगा प्रतिकर्षण से, जब तक अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा रिपल्शन से, तब तक बॉन्डिंग यहां पे इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। यानी कि बॉन्डिंग होगी ही नहीं। यदि प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया तो भैया दोनों एटम मिलेंगे कैसे? बॉन्ड कैसे बनाएंगे? और जितने भी हम बॉन्ड पढ़ेंगे वो यहां पे काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से, और जो भी जितना अच्छा लेवल अपना हो सकता है उस अच्छे लेवल से हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सर बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन बॉन्डिंग में यहां पे बंध बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बंध तो बिल्कुल बनने वाला है। अच्छा जी, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें किन चीजों का अध्ययन करेंगे? तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहां पे विभिन्न रासायनिक स्पीशीज की बात कर रहा है, केमिकल स्पीशीज यानी कि विभिन्न रासायनिक प्रजातियों की बात कर रहा है। अब यहां पे इसने स्पीशीज बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसने अणुओं की भी बात कर ली, इसने परमाणुओं की बात कर ली, इसने आयंस की भी यहां पे बात कर ली, ठीक है।
में उनके अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले, संलग्न यानी कि जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है, रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सर एग्जाम में क्या ये डेफिनेशन आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि चैप्टर की डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा भाई, है ना। उसके पास में इतना बड़ा सा चैप्टर भरा पड़ा है, वहां से तो पूछेगा नहीं, वहां से तो पूछेगा नहीं, तो इससे पूछेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यदि हम बात करें यहाँ पे ये सिर्फ जानने के लिए कि रासायनिक आबंध होता क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, स्टार्टिंग में भी देखना, आयनिक बंध सुना है, ठीक है, क्लास 9th और 10th में आया हुआ है। लेकिन सर उसके बारे में छोटी सी चीज पढ़ी थी सर, प्लस होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से जितना एडवांस लेवल हो सकता है उतना मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, पहला जो रहेगा वो क्या होगा? आयनिक बंध। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे सहसंयोजक बंध, जिसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपकी जो थ्योरीज होती हैं जैसे कि लोइस कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसका ही एक और भाग है, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको हम अलग पढ़ेंगे, लोग बाग इसको क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स इसको इसी में पढ़ा देते हैं, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट है, इसी का एक भाग है, ठीक है, ऐसे इसको समझना है। अगला आता है धात्विक बंध। धात्विक बंध को बोला जाता है बच्चे क्या? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जो कि आपका सबसे लास्ट का चैप्टर होगा, ठीक है, सबसे लास्ट का टॉपिक होगा। और यदि हम बात करते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस की, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। एनसीईआरटी में आपके इतना दिया हुआ नहीं है, बाकी हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा तो यहाँ पे देख ही लेंगे, थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, यदि सबसे पहले हम बात करते हैं तो विद्युत ऋणता की हम बात करेंगे, ठीक है, विद्युत ऋणता की हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि सर विद्युत ऋणता की आप बात कर रहे हैं तो चैप्टर 3 में लास्ट के जो 3-4 वीडियोस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। वीडियोस देखिएगा 34, 35, 36, ठीक है जी। तो इन पे ही वो बेस्ड है विद्युत ऋणता पे। विद्युत ऋणता पे एक ट्रेंड था, वो आपको ध्यान रखना है कि सर विद्युत ऋणता में एक बात हमें देखने को मिली थी कि सर जब भी हम अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका बेसिक आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा जी, सर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत ऋणता की, तो किसी आवर्त में यदि मैं चलता हूं, मान लीजिए कोई आवर्त है, उसमें यदि मैं चलता हूं तो विद्युत ऋणता में क्या ट्रेंड, क्या आवर्तिता मुझे देखने को मिलती है कि सर ये तो होता है मेरा क्या लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है राइट हैंड साइड। क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और वो क्या होता है राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। अच्छा जी, तो सर यहां पे होता क्या है कि आवर्त में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणता का जो मान रहेगा वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि इधर की बात की जाए, यदि लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाले एटम्स की बात की जाए, इधर के तत्वों की बात की जाए, तो वहां पे क्या होता है भाई, विद्युत ऋणता आपको कम प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन उसी आवर्त में यदि हम सबसे लास्ट में यदि देखते हैं तो वहां पे विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी। अच्छा जी, हैलोजेंस आई याद, ठीक है, हैलोजेंस की याद आई, बिल्कुल आई होगी। हैलोजेंस में यदि देखा जाए तो हैलोजन में आपको पता है ये तत्व आते हैं, ठीक है, हैलोजन में ये वाले तत्व आते हैं, और इनमें आपको एक ट्रेंड देखने को मिला था कि सर आपने यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा बताई थी, ठीक है। और यदि बात करें तो इस ये वाला जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और स्टार्टिंग में यदि देखा जाए, ठीक है, तो आपको पता है स्टार्टिंग वाला कौन सा वाला है, ठीक है, तो वहां पे जो विद्युत ऋणता होगी वो क्या होगी भाई मेरे, मिनिमम होगी, यानी कि निम्न होगी। अच्छा, एक बात देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल ई एन। डेल ई एन का मतलब क्या है? En से तो तात्पर्य है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल का मतलब क्या है? डेल का अर्थ यहां पे यह है कि अंतर, विद्युत ऋणताओं में अंतर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, विद्युत ऋणताओं में सबसे ज्यादा अंतर किस जगह पे होगा? तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा। आप एक काम करो सर कि आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाला जो रहेगा तत्व और यहां पे सबसे पहले जो रहेगा, उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर देखा जाए तो वो शायद सबसे ज्यादा आने वाला है। क्यों?
क्योंकि भाई इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है, सबसे उच्च लास्ट वाले की है, सबसे निम्न पहले वाले की है, तो भाई यहाँ पे अंतर जो आएगा वो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही आने वाला है। और यदि ज़्यादा आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है प्रतिशत जो आयनिक लक्षण होंगे वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? आयनिक लक्षण से मतलब यह है कि सर वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उतना ही मजबूत आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताना, सबसे पहले हमने किसकी बात की? पहला पॉइंट मान लो, पहला पॉइंट हम ले रहे हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लो का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे निम्न विद्युत ऋणता है। तो आप बोलेंगे सर निम्न विद्युत ऋणता यानी किसी भी आवर्त में स्टार्टिंग के जो होते हैं, ठीक है, वही है। चलो जी, निम्न विद्युत ऋणता तो उनकी हो गई, लेकिन उच्च विद्युत ऋणता किन की होती है? तो आप बोलेंगे सर सबसे लास्ट वाले हेलोजन को पकड़ो, हेलोजन को। हेलोजन कौन से? ये वाले, ठीक है। तो यहां पे इनकी क्या हो जाएगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। अब यदि मैं एक तो तत्व लेता हूं यहां पे किसका? निम्न विद्युत ऋणता का, ठीक है। निम्न विद्युत ऋणता जो मान के चलो इधर ले लो, ठीक है, लिथियम, ये वाला, ये वाले आपको लेने, ये वाला जो है हर्लिना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, ठीक है, याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल को। तो आपको पता है कि सर ये वाले जो है ना, ये क्या है? क्षारीय धातु हैं, ठीक है। यदि मैं इनको ले लेता हूं, ये क्या होंगे? इनकी विद्युत ऋणता क्या होगी? सबसे ही कम होगी। अच्छा जी, इनकी क्या होगी भाई? इनकी सबसे ज्यादा होगी। तो इनमें जो अंतर रहेगा विद्युत ऋणता का, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंस देखा जाएगा तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और आपको एक यहां पे एक कंपाउंड भी पता है, ठीक है, जिसको आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, NaCl, आपको याद आ रहा होगा। NaCl में यदि देखा जाएगा तो NaCl में एक बात आपको देखने को मिलेगी, क्या? कि सर NaCl में एक तो Na+ होता है, ठीक है, और Cl- होता है। चलो जी, सर यहाँ पे सोडियम भी आया है, यहाँ पे भैया क्लोरीन भी आया है। अच्छा, सोडियम की हम बात करें तो सोडियम कहाँ से है? तो आप बोलेंगे सर सोडियम तो यहाँ पे पहले वाले वर्ग से आ गया। अच्छा जी, यदि हम बाद में देखें तो आइएगा यहाँ पे, बाद में देखो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ से आया? तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा उच्च विद्युत ऋणी तत्व है वहाँ से आया। तो आप बोलेंगे सर उच्च विद्युत ऋणी तत्व तो सर यहाँ पे 18वें वर्ग को हम देखें तो वहाँ पे में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा, ऐसे अपन बोल रहे हैं ना कि आवर्त में यदि लास्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छे से पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी। लेकिन आपको एक बात वहाँ पे ध्यान होगी कि सर जो नोबल गैसेस होती है, क्योंकि 18 वर्ग क्या है? नोबल गैसेस है, तो वो तो भैया कंपाउंड बनाएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे अलग ही होता है, पूरी तरीके से पूरा भरा हुआ ही रहता है। लेकिन फिर भी प्रकृति में जिनोन को लेकर के अपवाद आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिनोन भी यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिला है कि भैया यदि मैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम लेता हूँ तो भैया सोडियम हो गया, और यदि यहाँ पे उच्च नेगेटिविटी का यदि कोई एटम लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। विद्युत ऋणता का जो अंतर रहेगा वो उच्च रहेगा, ठीक है, और इनसे मिलकर जो बंध बनने वाला है उसे ही बोला जाता है क्या? आयनिक बॉन्ड। यानी कि आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तब क्या होगा कि एक तो जो एटम रहेगा वो किसका रहेगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और एक किसका रहेगा भाई मेरे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्लियर इतनी बात? इससे क्या बंध बनेगा? तो आप बोलेंगे सर आयनिक बंध बनने वाला है। अच्छा सर, आप एक काम करो, आपने एक बार तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया, एक बार हाई ले लिया। यदि मैं दोनों तरफ हाई ले लूँ तो, दोनों तरफ यदि मैं हाई लेकर चल लूँ तो, यानी कि सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाई तो किसका भैया? क्लोरीन का। देख लो, क्लोरीन को उठा लो तो देखो Cl यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ पे आएगा, ठीक है, इससे क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बनाता है भैया क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक बंध बनाता है। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि सर जब भी दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम मिलेंगे तब वहां पे कौन सा बंध बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? Cl2, और इसका आपको पता ही है NaCl। सर यहाँ पे एक बार तो आपने हाई लेवल, हाई और लो कर लिया, ठीक है, दोनों बार हाई कर लिया, एक बार लो करके भी देख लो। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं, ठीक है, दूसरे की भी यदि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है, उससे बोला जाता है धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड उसे बोला जाएगा। उदाहरण आपको देखने को मिलता है सोडियम, ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे एक मेटालिक बॉन्ड का उदाहरण है।
ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? यानी कि 3 बातें यहां से क्लियर है, ठीक है। इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि सर जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड यदि बना रहे हैं तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम होना चाहिए, ठीक है जी। और यदि हम बात करते हैं कोवेलेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च विद्युत ऋणता धारण किए हुए रहेंगे। और यदि यहाँ पे निम्न विद्युत ऋणता है दोनों के दोनों की, तो वहाँ पे कौन सा बंध बनने वाला है, मेटालिक बॉन्ड वहाँ पे बनने वाला है। यानी कि ये बातें आपको क्लियर हो गई कि सर आयनिक बंध कैसे बनेगा, सहसंयोजक कैसे बनेगा और धात्विक बंध आपके यहाँ पे कैसे बनने वाला है, ठीक है। अब बढ़ जाएं आगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या यहाँ पे, आयनिक बंध। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आयनिक बंध। अच्छा जी, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रहेगा। चलिए भाई, कर लिया। अच्छा जी, अब हम बात किसकी करने वाले थे, यहाँ पे आयनिक बंध से मैं स्टार्टिंग कराऊंगा, ठीक है। आयनिक बंध काफ़ी अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आयनिक बंध यदि आपको समझ में आ गया तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आयनिक बंध के बाद में आपको सहसंयोजक बंध समझ में आएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड, जितनी भी थ्योरीज होती है सब पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो जी, यदि आयनिक बंध की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आयनिक बंध का निर्माण यहाँ पे एक आकर्षण बल से होगा। उस आकर्षण बल को हम जानते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है, जो कि आप पढ़ेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर रहेगा स्थिर विद्युत की, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। स्थिर विद्युतिकी की यदि हम बात करते हैं तो स्थिर विद्युतिकी में एक चीज़ आती है कि सर एक तो प्लस होता है, ठीक है, एक माइनस होता है, ठीक है, एक तो होता है प्लस और एक होता है माइनस। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का हमने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे लिया था, वो क्या था, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हम लेकर के चले थे। सोडियम क्लोराइड में आपको क्या देखने को मिलता है, एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे जो सोडियम होता है वो तो क्या होता है, प्लस में होता है, और जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो सोडियम तो मान लीजिए, ये तो मैंने सोडियम NaCl ले लिया। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम क्या है यहाँ पे भैया, सोडियम क्या है, धनायन है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन रहेगा ना, उस क्लोरीन को यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। इस क्लोरीन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, उस क्लोरीन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, उस क्लोरीन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, उस क्लोरीन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे पोजीशन पे, यहाँ पे जो प्लेस है, यानी कि इसकी स्थिति, स्थान है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ इतना याद रखना है कि उनके बीच में एक आकर्षण बल रहेगा। अब आकर्षण बल, यार मैं यहाँ पे मान लो इस जगह पे सोडियम को रख देता हूँ, ठीक है। यदि मैं इस जगह पे रखूँ या फिर इस जगह पे रखूँ क्लोरीन को, बात तो एक ही है ना, कहीं पे भी रख दो, या तो मैं यहाँ पे रख दूँ या फिर यहाँ पे रख दूँ। आई बात समझ में? आकर्षण बल तो उसका सेम ही रहेगा, आकर्षण बल थोड़ी ना कम होगा उसका। तो यहाँ पे जो स्थिति रहेगी, यानी कि जो स्थान रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप Cl को कहीं पर भी डालो, ठीक है, बस वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आयनिक बंध बनाने की कुछ शर्तें हैं, वो किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं आयनिक बंध बनाने की, तो आयनिक बंध बनाने की पहली शर्त क्या है, किसी भी एक तत्व की क्या होनी चाहिए, निम्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी एक तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम एक की तो निम्न होनी ही चाहिए, ठीक है, यानी कि एक की विद्युत ऋणता क्या हो, यहाँ पे कम हो। अच्छा जी, यदि यहाँ पे निम्न है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सर इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, इससे फ़र्क ये पड़ने वाला है कि वहाँ पे धनायन का जो निर्माण होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा भैया जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, सर यदि हम बात करें यहाँ पे निम्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको पहले और दूसरे वर्ग में देखने को मिलता है, जिन्हें क्रमशः बोला जाता है क्षारीय धातु, ठीक है, और दूसरे वाले को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल उनको बोला जाता है, ठीक है। क्षारीय धातु की हम बात करें या फिर क्षारीय मृदा धातु की हम बात करें, ठीक है, देख लो ये वाले उदाहरण आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे सोडियम की हम बात करें NaCl में, तो ये कहाँ पे से है, तो आप बोलेंगे सर ये क्षारीय धातुओं से उठाया गया है, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है कि सर किसी भी एक तत्व की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे निम्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। चलो जी, अब दूसरी शर्त की हम बात करते हैं। दूसरी शर्त की हम बात करें तो किसी भी एक तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या मतलब है सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सर? गेन। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, यानी कि बात ये हो गई सर इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को किससे ले रहा है? जैसे कि आप यहाँ पे बात करना चाहें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आपको क्या देखने को मिलता है कि सर क्लोरीन का यदि हम देखते हैं तो सर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत है। अब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये पड़ोसी से लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, यानी कि इसकी क्या है भैया, यहाँ पे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब ये क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यहाँ पे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होगी तो ऋणायन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, ऋणायन का निर्माण ही क्यों होगा सर? धनायन का क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब ही यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी से ले रहा है, और किसी से यदि इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है तो उसके ऊपर लोन हो जाता है, कर्ज हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, तो ये ऋण यहाँ पे चढ़ा दो, ऋणावेश बना दो। क्लियर इतनी बात? ठीक है, बढ़े आगे। तो 2 बातें तो यहाँ पे पढ़ ली कि सर एक की तो निम्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और दूसरे की हम बात करें यहाँ पे तो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे जालक ऊर्जा के बारे में। वो क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अब यदि जालक ऊर्जा की हम बात करें तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आकर्षण को दर्शाएगा। जितना ज्यादा आकर्षण होगा, जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? लैटिस एनर्जी, यानी कि उतनी ही ज्यादा यहाँ पे जालक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप ट्रेंड देखते भी हैं, किसी भी आवर्त में चले जाइए, ठीक है, वहां पे भी आपको जालक ऊर्जा का ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे आपका जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है, ठीक है, उस पे ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब यदि हम बात करें जालक ऊर्जा की, तो जालक ऊर्जा की डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है। जालक ऊर्जा की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी आयनिक ठोस के इस बात पे ध्यान देना, 1 मोल यौगिक, ठीक है, ये बहुत ही काम की बात है कि सर 1 मोल यौगिक की ये बात कर रहा है। किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए यहाँ पे A+ है, किस अवस्था में है? गैस में है। अच्छा जी, यहाँ पे B- है, किस अवस्था में है? तो आप बोलेंगे गैस में है। और यहाँ पे यदि बात की जाएगी तो ये यदि मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? A+ B- का 1 मोल बनाने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऊर्जा है वो कौन सी होगी? जालक ऊर्जा होगी, और ये हमेशा नेगेटिव में ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से निकल रही है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही उस यौगिक की जालक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब जालक ऊर्जा को ज्ञात करना, जालक ऊर्जा को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? ठीक है, एग्जाम में तो पूछा जाता हुआ नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे साइकिल का यूज करते हैं, इसको सही कर लो, बोर्न हेबर, ये ए है। ठीक है, बोर्न हेबर साइकिल। कौन सा साइकिल है ये? बोर्न हेबर साइकिल। सर हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में भी बोर्न हेबर साइकिल ही बोला जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में यदि किसी का नाम माइकल है तो हिंदी में भी उसका नाम माइकल ही रहेगा। चलो जी, यानी कि बोर्न हेबर साइकिल का यहाँ पे सहारा लिया जाएगा, जो कि किस पे बेस्ड है? हेस लॉ। सर हेस लॉ कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, लेकिन जिंदगी में यहाँ पे जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो आगामी चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, यानी कि उष्मा गति की, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? बोर्न हेबर साइकिल का, जो कि किस पे बेस्ड है? तो आप बोलेंगे सर हेस लॉ पे, और हेस लॉ हम कहाँ पे पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, यानी कि अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, तो हेस लॉ के बारे में जानिएगा। हेस लॉ क्या है? हेस का नियम क्या है? अच्छा जी, एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। चलो भाई, एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा चाहे प्रक्रिया एक चरण में हो या फिर प्रक्रिया एक से अधिक चरण में हो। सर इतना तो कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। मान लीजिए कोई यहाँ पे ए से बी बन रहा है, ए से बी यहाँ पे कुछ बन रहा है। ठीक है, ए यहाँ पे
है उससे क्या यहाँ पे बी बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है। अच्छा जी सर, यहाँ पे जो ऊर्जा लगी है उसको मैं मान लेता हूँ, जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ डेल एच बराबर क्या है, एक्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एंथैल्पी परिवर्तन जो हुआ है उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे भैया, एक्स इसको मान लिया। अच्छा अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूं कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं ए से सीधा बी नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, पहले ए से पहले सी बनाऊंगा, फिर सी से क्या बनाऊंगा, डी बनाऊंगा, फिर डी से क्या करूंगा, बी बनाऊंगा। अच्छा ए से सी तक करने के लिए, ए को सी में कन्वर्ट करने के लिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पे डेल एच की, तो वो कितना लिया मैंने, x1 मान लिया। अच्छा इसको कितना माना, x2 माना, इसको कितना माना, x3 माना। अच्छा टोटल जो यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन इसमें हम देखते हैं तो वो कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3। और इसके पहले हमने देखा था कि वहाँ पे वो a से b में कन्वर्ट हुआ था, और यही प्रक्रिया हमने क्या कर दी यहाँ पे 3 चरण में कर दी। यहाँ पे भी ये a से b में ही हो रहा है, लेकिन पहला चरण तो a से c, दूसरा चरण c से d, और तीसरा चरण यहाँ पे d से b मैंने कर दिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात आपको देखने को मिलेगी सर, यहाँ पे जब हमने अधिक चरणों में अभिक्रिया कराई है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 मुझे देखने को मिला है, यानी कि डेल एच का जो मान है वो कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हेस्ट लॉ यही कहता है भैया कि आप जब एक चरण में अभिक्रिया करा रहे थे तो वहाँ पे x यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन था, और यदि यहाँ पे एक से अधिक चरणों में अभिक्रिया करा रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो भैया जो x रहेगा ना वो इसी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो रहता है वो किसके बराबर आएगा, वो x के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि ये तो किसका था, जब अभिक्रिया एक चरण में थी, और ये क्या था, जब यहाँ पे मल्टीपल स्टेप यानी कि 3 चरण में अभिक्रियाएं हो रही थी। क्या इतनी बात क्लियर है, हेस्ट लॉ समझ में आ गया। यानी कि बात यह है कि सर टुकड़ों में भी अभिक्रिया करा दो या फिर एक साथ करा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है भाई, बढ़ जाएं आगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंथैल्पी के निर्माण की। किसकी बात हम कर रहे हैं, एंथैल्पी का निर्माण, जिसे बोला जाता है यहाँ पे डेल एच। तो यहाँ पे एंथैल्पी को बोला जाता है, निर्माण का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। निर्माण का मतलब क्या होता है भैया, फॉर्मेशन। निर्माण को बोला जाता है फॉर्मेशन, और इसको यदि डिनोट किया जाएगा एंथैल्पी के निर्माण को, तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, डेल एच। तो एंथैल्पी परिवर्तन के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निर्माण है तो यहाँ पे लगा दो भैया क्या, एफ इस जगह पे लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, अब एंथैल्पी का निर्माण कब होगा, जब 1 मोल यौगिक का निर्माण, जब 1 मोल यौगिक का निर्माण इसके तत्वों की मानक स्थिति से हुआ हो। अब सर मानक स्थिति का मतलब क्या है, मानक स्थिति का मतलब ये है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। इंग्लिश का शब्द है स्टैंडर्ड स्टेट। सर स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब है, स्टैंडर्ड स्टेट से मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे तत्व जो है वो प्रकृति में किस रूप में पाया जा रहा है, प्रकृति में वह जो तत्व है वो किस रूप में पाया जा रहा है, ठीक है, और किस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा ये स्थिर है, ठीक है जी। आई बात समझ में, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थिर अवस्था में सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा, वैसे मान लो कार्बन जो है, कार्बन तो बहुत तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे C612 तो हम देखते हैं, वही हमें देखने को मिलता है। ग्रेफाइट हमें देखने को मिलता है, अरे हाँ कि नहीं, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसी को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने मान लीजिए यहाँ पे बात कर ली किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आप बोलेंगे सर H नहीं मिलता, H2 मिलता है, वो किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है। अच्छा जी, O2 की हम बात करेंगे, वो भी आपको गैस फॉर्म में मिलेगा। अच्छा Cl2 गैस में, N2 गैस में, Br2 यहाँ पे लिक्विड में मिलेगा, और I2 जो रहेगा वो भी आपको, आयोडीन जो रहेगा वो भी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये तो आपको गैस में ही देखने को मिलते हैं, ये आपको लिक्विड में देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे P4 वहाँ पे P4 फॉर्म में व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, फॉस्फोरस, उस फॉर्म में ये मिलेगा। अच्छा S8 की हम बात करेंगे, और कार्बन किस रूप में मिलेगा, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा सोडियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, और यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड। अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा जो फास्फोरस व्हाइट होता है वो एक अपवाद हो जाता है, क्योंकि ये इसकी स्टेबल स्टेट यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है, और एग्जाम में भी यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है भाई, बढ़े आगे। यानी कि सर यौगिक का जब निर्माण होगा, 1 मोल यौगिक का जब निर्माण होगा, तो वहां पे वो कब होगा, जब यहां पे भैया मानक स्थिति में जो बात कही जा रही है, मानक स्थिति में जो यहां पे तत्व हैं उनसे निर्माण हो।
क्लियर है, बढ़े आगे। अच्छा जी, इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझ लीजिएगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसकी, NaCl की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, NaCl के निर्माण की हम बात कर रहे हैं। NaCl के निर्माण में एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, निर्माण, एंथैल्पी के निर्माण की हम बात कर रहे हैं। चलो जी, यानी डेल HF की हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले एक चीज को देखो यार सिर्फ, ठीक है, ऐसे समझो, NaCl आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना है, तो जो बनता है वो तो भैया इधर ही आता है, NaCl। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि जो यहाँ पे तत्व हैं वो कौन कौन से, जो एटम है वो कौन से तत्व के आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर सोडियम और क्लोरीन, यानी कि सर क्लोरीन बना होगा, ठीक है, क्लोरीन मतलब क्लोरीन से बना होगा और सोडियम से बना होगा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन हमारी ये थी कि जब एक मोल यौगिक का निर्माण इसके तत्वों की मानक स्थिति से हुआ हो, यानी कि जो अभिकारक यहाँ पे हम लेने वाले हैं वो मानक स्थिति के होने चाहिए। तो आप बोलेंगे सर Cl नहीं मिलता, Cl2 मिलता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में ये आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सोडियम तो सॉलिड रहेगा ही रहेगा। अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक बात नजर आएगी कि सर इसमें यदि उत्पाद को देखा जाए और अभिकारक को देखा जाए तो वहाँ पे एक चीज़ है क्या कि सर यहाँ पे यह बैलेंस नहीं हो रही अभिक्रिया। बैलेंस क्यों नहीं हो रही कि सर इधर एक NaCl है, एक क्लोरीन है, इधर सर एक NaCl है लेकिन क्लोरीन तो यहाँ पे 2 है। तो आप एक काम करो ना भाई, यहाँ पे आप एक काम करो भाई कि 1/2 से यहाँ पे कोफिशिएंट लगा दो, आधा मोल इसका ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, अब क्लियर है बात। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे AlCl3। AlCl3 के लिए, AlCl3 के लिए हम बात करेंगे। अच्छा, क्या क्या काम आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर Al काम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन काम आ रहा है, तो ये इसकी मानक स्थिति क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर मानक स्थिति स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी Cl2 रहेगी। अच्छा, एक बात देखने को मिलती है सर, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ये कितना है, क्लोरीन कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है 2। आप एक काम करो ना भाई, आप एक काम करो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको आप 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्लोरीन इधर भी 3 हो गए, उधर भी 3 हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो जी, एक और देख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसको देख लो, बस ये 2 याद रख लो, है ना, 2 चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख लो कि NaCl ऐसे बना था और AlCl3 ऐसे बना था। क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, अब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषाओं की तरफ मैं गमन करता हूँ जो कि आप आगे भी देखेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी देखें, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये सब डेफिनेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपने 9th और 10th क्लास में थोड़ी थोड़ी सी तो मतलब दिमाग में आई रही होगी, है ना, अभी बात करूँगा मैं। चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण से सीधा सीधा मतलब क्या है, ठीक है, एक मोल द्रव, जब एक मोल द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। अच्छा, द्रव की हम बात कर रहे हैं तो द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे तीनों डेफिनेशन को एक बार देखो, ठीक है। पहली क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी, यानी कि जो द्रव रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। अच्छा, फ्यूजन की एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी यानी कि ठोस किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे द्रव में कन्वर्ट होगा। अच्छा, उदरपातन में क्या होगा भैया, ठोस सीधा वाष्प में हो जाएगा। यानी कि बात कही जाए वाष्पीकरण की तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड तो किस में हो रहा है, वेपर में हो रहा है। अच्छा, फ्यूजन की हम बात करें तो यहाँ पे सॉलिड किस में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। उदरपातन में क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड किस में हो जाता है, सीधा यहाँ पे वेपर में हो जाता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतनी बात, यानी कि 3 बातें ध्यान रखनी है। जब भी वाष्पीकरण की एंथैल्पी पूछी जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में, यहाँ पे भैया वाष्प में। और यदि यहाँ पे फ्यूजन की हम बात करेंगे तो सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में भैया, यहाँ पे लिक्विड में। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड सीधा यदि यहाँ पे भैया वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है यहाँ पे सब्लिमेशन, यानी कि उदरोपातन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन यानी कि उदरपातन, ठीक है। वाष्पीकरण बोले तो वेपराइजेशन। ये आपको इंग्लिश में भी शब्दावली ध्यान रखनी है क्योंकि जब मैं यहाँ पे इनके साइन लिखूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया कभी कि डेल HSUB, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर ये क्या है, SUB का मतलब क्या हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब होता है सब्लिमेशन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन वो कराऊंगा जिनसे आप जालक ऊर्जा की भी हम बात कर रहे थे ना अभी, ठीक है। तो जालक ऊर्जा किस तरह से यहाँ पे जितने भी अपन ने ये परिभाषाएं पढ़ी है उनके हिसाब से किस तरह से यहाँ पे भैया एक कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है, ठीक है। उसके पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। इसको एक बार देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ठीक है।
ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे कि सर जो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, बोर्न-हैबर साइकिल, ठीक है, उससे हम किस तरह से यहाँ पे जालक ऊर्जा का मान हम ज्ञात करने वाले हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जालक ऊर्जा का निर्माण होता है। चलो जी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहला एक ही बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल AlCl3 मान लीजिए मुझे बनाना है, AlCl3 मुझे बनाना है, ठीक है। अच्छा AlCl3 किससे मिलके बनेगा, तो आप बोलेंगे सर इनके जो स्टैंडर्ड जो स्थितियाँ रहेगी उनमें देखो कि क्लोरीन क्या होगा, आप बोलेंगे Cl2 रहेगा। अच्छा इधर क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 3/2 हो जाएगा। कितना 3/2 क्यों, क्योंकि सर क्लोरीन यहाँ पे इधर देखा जाएगा तो 2 है, इधर देखा जाएगा तो 3 है। यदि इसको मुझे बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा एक बात देखिएगा, यदि मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे कि सर जो एल्यूमिनियम यहाँ पर है वो किस अवस्था में है, तो आप बोलेंगे सॉलिड स्टेट में है। अच्छा यदि ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, यदि मैं इसको गैस में कन्वर्ट करता हूँ, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इसको यदि मैं गैस में कन्वर्ट करता हूँ, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे एक बात बताइएगा, जब मैं एल्यूमिनियम सॉलिड को एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब मैं एल्यूमिनियम सॉलिड को एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डेफिनेशन देखी थी, तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम सॉलिड को यदि मैं एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा सॉलिड से गैस में कौन यहाँ पे परिवर्तित करेगा, तो आप बोलेंगे सर ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, जो कि हमने पहले देखा भी है क्या, ΔH सब्लिमेशन, यानी कि ΔH सब्लिमेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यहाँ पे होगी। अच्छा जी अब आप यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि यदि मैं एल्यूमिनियम गैस को यदि यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें, आयन में, किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आयन में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब यदि मुझे आयन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ΔH आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ΔH आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा भैया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे यदि हम इसका आयनाइजेशन करते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यदि ये दान करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे IE का जो मान रहेगा वो कितना होगा, IE1 + IE2 + IE3, ठीक है, यानी कि टोटल कहा जाए यहाँ पे तो ΔHIE आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसकी यदि हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन की यदि बात की जाएगी तो क्लोरीन पे ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है Cl2 के बीच में उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसे बोला जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसको हम लिखेंगे यहाँ पे किससे भी, ΔHBDE। अच्छा ΔHBDE की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे कितने में कन्वर्ट होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 Cl में, ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 Cl बन जाएगा। अच्छा जी अब ये यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है। अच्छा अब आप बोलते थे यहाँ पे कि सर जब भी यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक को तो प्लस होना पड़ेगा, एक को माइनस होना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताइएगा यहाँ पे यदि क्लोरीन यहाँ पे गैस में है, ठीक है, क्लोरीन यदि यहाँ पे गैस में है, यदि मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें, ऋण आयन में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन यदि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ΔHEGE यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, Cl- आपका यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पे क्या, कि सर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्लोरीन यहाँ पे कितने थे, तो आप बोलेंगे सर क्लोरीन यहाँ पे 3 थे। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एंथैल्पी वगैरह की, ठीक है, तो वो तो 1 मोल के लिए होता है, लेकिन 3 के लिए कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 1 मोल के लिए था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3/2 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3/2 मोल यूज़ कर रहे हैं Cl2 के। अच्छा यहाँ पे सर यदि 3 क्लोरीन थे, ठीक है, तो सिंगल तो बनेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने बन जाएंगे, 3 Cl- आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई बात। अच्छा जी अब यहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे फाइनल ये बन गए हैं ये गैस स्टेट में, ठीक है, ये भी गैस स्टेट में। अब यहाँ पे फाइनल अपने बन के तैयार हो गए हैं। अब यदि इनको देखा जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे जाओ
और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यही होगी आपकी क्या लेटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यानी कि सबसे लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे ये वाली हो गई, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, AlCl3 का निर्माण आपके हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। बढ़े आगे, आगे समझ में। चलो जी, इसको हाँ इसको बोल दो डेल एच लेटिस बोल दो इसको, डेल एच लेटिस एनर्जी। यानी कि यहाँ पे मुझे इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा है, इसी को बोला जाता है बॉर्न एवर साइकिल। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि एग्जाम में वैसे भी नहीं आता। ठीक है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, ये तो बस जस्ट नॉलेज के लिए कि आपको एक बार पता चले कि हाँ लेटिस एनर्जी का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, अब यदि हम आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सर जालक ऊर्जा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा एक बार चीज़ देख लीजिएगा। यदि हम जालक ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि सर आयनिक बॉन्ड जब बन रहा था तो वहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे थे, तो आप बोलेंगे सर स्थिर विद्युत आकर्षण बल वहाँ पे एक हमारा मेन मुद्दा था। अच्छा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम फोर्स देखते हैं, ठीक है, ये आप 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आकर्षण बल हम देखते हैं तो वह कितना होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जहाँ पे R क्या है, यहाँ पे दोनों जो अपने यहाँ पे दोनों जो आवेश हैं उनके बीच की दूरी है। एक क्या है यहाँ पे प्लस है और एक क्या है यहाँ पे माइनस है। अच्छा जी, और जो यहाँ पे बल रहेगा वो कितना हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R²। उसी प्रकार से जो लेटिस एनर्जी रहती है ना, उसमें एक छोटा सा परिवर्तन आएगा कि सर नीचे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे ओनली R आएगा। अब सर ये R है क्या, इस बात को समझना। मान लो एक यहाँ पे एक आयन इस प्रकार से है, एक यहाँ पे इस प्रकार से है। यदि मैं सेंटर देखना चाहूँ यहाँ पे, तो सेंटर कहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है, एक का सेंटर इस वाली जगह पर है। यदि एक का सेंटर यहाँ पर है, एक का सेंटर यहाँ पर है, यदि इसको देखा जाए तो इसकी जो यहाँ पे रेडियस है वो कितनी है, R+ है। और यदि हम देखा जाए यहाँ पे दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले कितनी है, यहाँ पे R- है। यदि मैं यहाँ से इसको R बोलता हूँ तो ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर R+ प्लस R- इसको बोला जाएगा। ठीक है, यदि मैं R+ और R- को यदि ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे R हमारा बन जाएगा। चलो जी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R+ प्लस R-। यदि Q1 Q2 को देखा जाएगा यहाँ पे तो एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं। ये कंडीशन आपके सामने यहाँ पे आएगी। अब इसमें एक चीज़ देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। यदि मैं बात करता हूँ लेटिस एनर्जी की, तो लेटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेटिस एनर्जी जब ज़्यादा होगी जब जो ये नीचे जो रेडियस का मान है ना वो यदि कम होगा। तो यदि रेडियस का जो मान है वो यदि कम होगा तब जाकर के यहाँ पे लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, यानी कि यदि बात की जाए यहाँ पे, इसको ऋणायन लिखो। ठीक है, और यहाँ पे धनायन आएगा, यहाँ पे अजीब सी लैंग्वेज आ गई, यहाँ पे धनायन लिख लो, है ना, धनायन पर आवेश, यहाँ पे लिखो धनायन पर आवेश। तो सबसे पहली चीज देखो, आप धनायन पर आवेश यदि देखते हो, यदि धनायन पर यदि आवेश बढ़ता है तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी का मान भी बढ़ने वाला है। और लेटिस एनर्जी यदि आपको देखने को मिलती है, जालक ऊर्जा आपको देखने को मिलती है, तो आप देख सकते हैं सर NaCl है और यहाँ पे MgCl2 है। अच्छा, NaCl में Na की हम बात करते हैं, Na की यदि हम बात करते हैं तो Na के पास में यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन सकता है भैया, Na+ होता है। ठीक है, यदि Mg की हम बात करते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पे Mg+2 बनाता है। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि सर धनायन किसके ऊपर ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर Mg के ऊपर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी रहेगी वो भी किसकी ज़्यादा होगी, MgCl2 की ज़्यादा होगी। अच्छा, ऋणायन पे हम देखना चाहें तो ऋणायन का जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जालक ऊर्जा रहेगी। अच्छा, यही ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस वाली जगह पे। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, फ्लोरीन की हम बात करेंगे, तो जो नाइट्रोजन है उस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा भैया, यहाँ पे ऋणावेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ही लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आकार की हम बात करते हैं, धनायन का आकार और ऋणायन का आकार। अच्छा, आकार को ध्यान रखिएगा, आकार जितना कम होगा, आकार जितना कम होगा यहाँ पे लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब वो चाहे यहाँ पे ऋणायन का आकार हो
चाहे वो धनायन का आकार हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि सर नीचे देखो, नीचे आकार की बात कही गई है। आकार यदि ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगी, आकार यदि यहाँ पे कम है तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि आकार के ऊपर भी ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, LiCl की जो लेटिस एनर्जी है वो NaCl से ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलो जी, तो ये थे क्या यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक जो कि जालक ऊर्जा को प्रभावित कर रहे थे। दो छोटे छोटे कारक है, इतना याद भी नहीं रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे नॉलेज के लिए ध्यान होनी चाहिए कि किस प्रकार से आवेश, किस प्रकार से आकार इसको यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी क्या यहाँ पे आयनिक बंध का जो पहला भाग है हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जान लिया अच्छे तरीके से आयनिक बंध किस प्रकार से बढ़ता है। मोस्टली हमने जालक ऊर्जा के बारे में बात की। ठीक है, बीच में कुछ एक ऐसी चीज़ें भी लगी होगी जो आपको लगा होगा कि सर ये तो कभी पढ़ी ही नहीं है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, हेस्ट लॉ की हमने बात की थी। ठीक है, ये हम थर्मोडाइनमिक्स में देख लेंगे। ठीक है, बोर्न हेबर साइकिल वहाँ भी देखने को आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ की है, लेकिन ये यहाँ पे काम आती है इसमें रासायनिक आबंध बनाने में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दिया। ठीक है, उसके पहले हमने देखा था यहाँ पे क्या कि आयनिक बंध किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, उसकी क्या शर्तें हैं, कितने प्रकार का रासायनिक बंध होता है, यानी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हमने की है, आगे आगे देखते रहिए क्या होने वाला है। आयनिक बंध का जो सेकंड पार्ट है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद में सहसंयोजक बंध, उसके बाद में कहानी को थोड़ा सा स्मूथली आगे लेके चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।